भारतीय राज्य व्यवस्था का अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा संविधान की प्रस्तावना के बारे में, हमने पढ़ा संविधान के बारे में, हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा। ये चूंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो, एसएससी, रेलवे जैसी परीक्षा हो, प्री हो या फिर मेंस हो, मेंस में हमें विस्तार में लिखना रहता है, तो वहां के लिए भी हमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है। प्रस्तावना में हमने जाना कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा मानी गई है। यह भी प्रश्न एक दो बार पूछा गया है कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो शब्द हैं उनको हमें बहुत समझना रहता है, जो कि हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। भूमिका में हमने जाना कि हमारे संविधान की स्थिति क्या है, जैसे कि इसमें कहते हैं कि 300 मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद थे और हमने जाना कि 22 भागों में बटा था, 8 अनुसूचियों में बटा था, ये हमने जाना। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। अनुच्छेद को हमने देखा तो अनुच्छेद में बताया गया कि भारत का नाम क्या होगा, इंडिया नाम जो दिया गया, यह एक राज्यों का संघ होगा, यानी कोई राज्य अलग नहीं है। इसमें किसी को स्वतंत्र होने की, यानी सब हम देश तो हमारा स्वतंत्र है, लेकिन किसी राज्य को अलग होने की कोई अनुमति नहीं रहेगी। यहां तक हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में, अनुच्छेद 3 के बारे में। यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 2 है, ये क्या बताता है? भारत के संविधान में राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। कि आजादी के पहले का हमारा मैप है। तो क्या था भाई, देखो जब हम आजाद हुए तो हमारे जो है सब अलग अलग राज्य थे, किसी का कोई बहुत तरीके से नियमन नहीं था, सबका कहीं राजसी व्यवस्थाएं चल रही थी, केंद्र शासित प्रदेश अलग थे, तो उनको सबको कैसे हमने एक दिशा दी, एक तरीके से हमने उसको एक में जोड़ा, तो इससे संबंधित है। यानी आने वाले समय में भी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा, नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित हमारा अनुच्छेद 2 रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप इसको समझ सकें, यहीं पर सीख सकें और आगे आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो तो वहां पर इससे संबंधित प्रश्न हल कर सकें। देखिए, हम जानते हैं कि भारत एक संघीय देश है जिसमें राज्यों का निर्माण और सीमाओं का निर्धारण संवैधानिक रूप से होता है। यानी राज्यों की जो सीमाएं हैं, कोई भी राज्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी जो सीमाएं हैं वो एक तरीके से तय की जाती हैं और उसका प्रशासन, उस राज्य का प्रशासन, उसकी सीमाएं जो है उसी हिसाब से चलता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पद रहने वाला है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं की बदलाव प्रक्रिया को भी निर्धारित करता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई राज्य है, वो बड़ा है, बहुत बड़ा राज्य है, फिर उससे काट कर 2 राज्य बनाए गए, तो उनको अलग करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या तरीका रहेगा जिससे कि वो अलग किए जा सकें या अलग किए जाएंगे, तो उनसे संबंधित है अनुच्छेद 2 और 3। देखिए, हमारे संविधान में कोई भी चीज हो, कोई भी प्रणाली हो, वो एक नियम के तहत ही चलती है। यानी हम कुछ भी ऐसे नहीं करने लगेंगे
उसको नियम यानी अनुच्छेद में लिखी धाराओं के हिसाब से, उसमें बताए विधानों के हिसाब से समझा जाएगा, उसकी स्थितियां समझी जाएंगी, फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 पहले समझते हैं कि है क्या। भारत के संविधान में नए राज्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत के रूप में स्वीकार करे। जैसे कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो विदेशी सीमाएं हैं, वहां पर अगर अपने क्षेत्र को बढ़ाना है या वो सीमाएं किसी नियम के तहत अपने क्षेत्र में आती हैं, अर्जित होती हैं, उसका प्रावधान भी अनुच्छेद 2 में रहेगा। यानी नए राज्यों को शामिल करने का प्रावधान। परीक्षा में कैसे पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि नए राज्यों को शामिल करना है, तो वो आपका अनुच्छेद 2 बताता है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता इसकी यह है कि संसद को किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। इसमें अन्य देशों के किसी भी भाग को भारत में मिलाने की शक्ति भी शामिल है। यह राज्यों के पुनर्गठन से अलग है। देखो, अनुच्छेद 2 का विशेषता और सीमा ये दोनों हमें समझनी है। विशेषता क्या है? पहला सवाल यही आता है कि किसको अधिकार है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है, संसद को अधिकार है। दूसरा है कि राज्यों के पुनर्गठन से यह अलग है। अनुच्छेद 2 जो है ये राज्यों का पुनर्गठन पर नहीं बताता है, ये बताता है कि विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करना। किसी भी देश के किसी भाग को भारत में मिलाना है तो संसद इस काम को करेगी, और यह राज्यों के पुनर्गठन से थोड़ा अलग प्रक्रिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3 क्या बताता है? भारत के अंदर राज्यों के पुनर्गठन, विभाजन, विलय और नाम परिवर्तन से संबंधित है। संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है। देखिए, अनुच्छेद 2 क्या बताया था कि भारत के बाहर, ठीक है, तब अगर पुनर्गठन होगा तो वो है। अनुच्छेद 3 बताता है राज्य भारत के अंदर यानी राज्यों का जो पुनर्गठन है वो हमारा करेगा अनुच्छेद 3। पुनर्गठन में जैसे दो राज्यों को अलग करना, दो राज्यों में से काट के अलग राज्य बनाना, किसी छोटे क्षेत्र को किसी राज्य में मिला देना, विलय कर देना, उसका नाम परिवर्तन कर देना, यह सब कार्य अनुच्छेद 3 के हिसाब से होंगे। करेगा कौन? संसद करेगी। यह अधिकार संसद को ही प्राप्त रहेगा। तो ये भी प्रश्न आता है कि इन सब का अधिकार किसके पास है। देखो, कई बार उसमें पूछा जाता है कि राज्य का मंत्रिमंडल करेगा, विधानसभा कर सकती है, विधान परिषद कर सकती है, ये सब उसमें विकल्प रहते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ अधिकार संसद को दिया गया है संविधान की तरफ से। अनुच्छेद 3 की विशेषताएं क्या रहने वाली हैं? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना रहेगा या घटाना रहेगा, नया राज्य बनाना रहेगा, किसी राज्य का नाम बदलना रहेगा, संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। अभी जैसे हमने आपको बताया कि एक विधेयक पारित किया जाएगा संसद के माध्यम से, तो उसमें हम किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देंगे, उसमें हम नया राज्य बना देंगे, किसी राज्य का नाम जैसे बदलना रहा तो वो बदल देंगे। यानी ये अनुच्छेद 3 करेगा। तो 2 और 3 में अंतर क्या रहने वाला है? ये भारत की बाहर की शक्तियां हैं, ये आंतरिक शक्तियां हैं। ये अंतर इसमें मुख्य रूप से रहेगा। संसद की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के बाद संसद इस प्रक्रिया को पूरा करती है। संबंधित राज्य की विधानसभा से सलाह ली जाती है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होती है। देखो, इस चीज को हमें थोड़ा समझना रहेगा। ये मेंस में एक बार पूछा भी गया था कि क्या भूमिका इसमें रहती है। इसमें क्या है? संसद को यह शक्ति प्राप्त है। किसको शक्ति प्राप्त है? इस शब्द पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है ऐसे। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के बाद संसद इस प्रक्रिया को पूरा करती है। संबंधित राज्य की विधानसभा से सलाह ली जाती है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होती है। देखिए, सलाह तो आपको लेना पड़ेगा, और दूसरी चीज है कि वो विधानसभा इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि उसको हाँ करना ही करना है। यदि उसको लग रहा है कि वो नहीं इसमें करना चाह रही है तो वो इस बात को खारिज कर सकती है या मना कर सकती है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 का उदाहरण क्या रहेगा? सिक्किम का भारत में विलय 1975 में ही किया गया था। सिक्किम जो है
1975 में देखिए उस टाइम की तुरंत तुरंत की स्थितियां ऐसी थी कि सब राज्य जोड़े जा रहे थे। कहीं न कहीं से हमारे जो नेता थे या हमारी जो संसद थी या हमारी जो सीमाएँ थी उनको तय किया जा रहा था, उनको बनाया जा रहा था। तो उसी समय में इसको क्या किया गया, सिक्किम को हमारे यहाँ से जोड़ा गया। अनुच्छेद 2 का ये उदाहरण है। जैसे हमने बताया ना कि अनुच्छेद 2 जो क्या करेगा, भारत की सीमा के बाहर। अब विलय कैसे होता है? यह एक ऐतिहासिक घटना है। यह विलय हुई थी 16 मई 1975 को। जो सिक्किम भारत में जोड़ा गया 16 मई 1975 जोड़ा गया। इससे पहले सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र रियासत थी। एक स्वतंत्र रियासत सिक्किम हुआ करता था। तो 1950 की जो संधि हुई थी, 1950 में भारत और सिक्किम की संधि हुई थी। तो इसमें क्या था कि भारत और सिक्किम के बीच समझौता हुआ, जिसमें सिक्किम को भारत के संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था। 1950 में संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद क्या हुआ, जब पूरी तरह विलय हुआ तो यह 22वां राज्य बना था। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था। ये हमें थोड़ा समझना रहेगा। इस समय क्या हुआ था, संविधान का जो संशोधन था 36वां 36 नंबर का ये संशोधन अधिनियम था, उसके तहत ये काम किया गया था। जनमत संग्रह हुआ था, 97.5% का समर्थन मिला था जनमत संग्रह में। इस तरीके से अनुच्छेद 2 के तहत ही सिक्किम का जो है भारत में विलय किया गया था। ये हमें थोड़ा समझना रहेगा सिक्किम के बारे में भी। और दूसरी चीज क्या है कि आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पर भारत में और बहुत सारे ऐसे राज्य जोड़े गए, जैसे कोई कभी स्वतंत्र था, कोई कभी स्वतंत्र था। तो उनको हम ऐसे जोड़ते चले गए और हमारे राज्यों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। इसके बाद एक और उदाहरण आता है 3 का, तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में नया राज्य बनना। तो तेलंगाना जो है, आपने देखा होगा, अभी ये तो हाल की ही घटना है, आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना बनाया गया। ये चूंकि भारत के अंदर की बात है, राज्य का विघटन किया गया है, यानी ये अनुच्छेद 3 में आएगा। ये देश की सीमा बढ़ाई गई है, ये अनुच्छेद 2 में आएगा। अब आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है। इसके बाद क्या हुआ, सरकार चलती रही, क्षेत्र चूंकि बहुत बड़ा था। इसके बाद क्या हुआ, 2009 में तेलंगाना राज्य जो है इसकी सरकार बनने की स्वीकृति उस समय दे दी गई थी, क्योंकि उस समय आंदोलन बहुत ज्यादा चल रहे थे। इसके बाद क्या होता है, 2 जून 2014 को 29वां राज्य जो बनता है वो तेलंगाना बनता है। 2 जून 2014 को 29वां राज्य जो बनता है वो तेलंगाना बनता है। उस समय क्या होता है, हैदराबाद जो है इन दोनों की संयुक्त राजधानी बनाई जाती है। हैदराबाद संयुक्त राजधानी बनाई जाती है। इसके जो कारण क्या थे, आर्थिक असमानता थी, पानी का विवाद भी वहां पर बहुत ज्यादा दोनों के बीच चलता था, और भाषाई जो भाषा थी, संस्कृति थी, उसको भी एक कारण माना गया कि उस समय इनकी आवश्यकता पड़ी कि हाँ भाई ठीक है, एक इनका अलग राज्य बनना चाहिए। तो ये हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है। इसके बाद की जो चीज आती है, जो हम पढ़ रहे हैं, महत्व और प्रभाव। भारत की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना को लचीला बनाए रखने में यह सहायक है। राज्यों की सीमाओं और नामों में बदलाव और प्रशासनिक कुशलता बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने में सहायक है। 2 और 3 का ये प्रभाव है, या महत्व कह सकते हैं। इसका जो महत्व क्या है, भौगोलिक स्थिति हमारी मजबूत होती है, न प्रशासनिक कुशलता बढ़ती है, यानी प्रशासन जो होता है उसकी कुशलता बढ़ती है, संसद के हाथ में ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं निष्कर्ष के रूप में, अनुच्छेद 2 और 3 भारत की संघीय संरचना को स्थिर और संवेदनशील बनाए रखते हैं। संसद को राज्यों के निर्माण और सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति देकर यह संविधान को लचीला और व्यवहारिक बनाते हैं। भारत की क्षेत्रीय अखंडता और प्रशासनिक सुविधा को सुनिश्चित किया जाता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा,
कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। स्टैटिक जीके से संबंधित जैसे इतिहास है, भूगोल है, जो भी चीज़ें हैं उनके हम आपको बराबर नोट्स यहाँ पर देते रहेंगे, उनके लेक्चर हम बराबर लेते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी आसान होती रहे। करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जा रही हैं, आपको विधिवत ऐसे ही टॉपिक वाइज चीज़ें समझाई जाएंगी, जिससे कि आप परीक्षाओं में बेहतर तरीके से चीज़ें हल कर सकें। नमस्कार।